नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है आरो यारो में अब तक के आए हुए पारिस्थितिकी पर्यावरण के प्रश्न व्याख्या और चित्रों के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर मेथड से हल। इसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया है। एक बार आपको इंग्लिश मिलेगा, दूसरी तरफ उसका हिंदी मिलेगा और साथ में चित्र और आंसर भी मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ दीज लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंसिस्ट ऑफ ओजोन लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट। वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? ट्रोपोस्फीयर, इसे क्षोभमंडल कहते हैं। मीसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इसे समताप मंडल भी कहते हैं, या नन ऑफ दी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। अब देख लेते हैं वायुमंडल की परतें। देखिए ये है ट्रोपोस्फीयर, इसमें बादल संबंधी घटनाएं होती हैं। जितने भी बादल वगैरह वर्षा संबंधी घटनाएं होती हैं आपके ट्रोपोस्फीयर में, और जो ज्वालामुखी का धुआं वगैरह निकलता है वो भी ट्रोपोस्फीयर तक जाता है, ओजोन लेयर तक जाता है। और यहीं वायुयान उड़ने की घटनाएं भी इसी में होती हैं। इसके बाद ये हमारी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर है। इसके बाद है मीसोस्फीयर, इसमें उल्कापिंड से जो आते हैं वो घटनाएं होती हैं मीसोस्फीयर में। फिर जो रेडियो तरंगों जैसे टेलीविज़न, दूरदर्शन, मोबाइल फ़ोन या रेडियो तरंगों से संबंधित जो सूचनाएं घटनाएं होती हैं वो थर्मोस्फीयर में होती हैं। जैसे मोबाइल से कोई यहाँ से बात कर रहा है तो यहाँ थर्मोस्फीयर तक जाएगी और थर्मोस्फीयर से वो फिर कनेक्ट होके, और यहीं से उपग्रह जो होते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, वो थर्मोस्फीयर में ही स्थापित किए जाते हैं। इसके ऊपर आता है एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। ये है वायुमंडल की परतें। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ दीज आर एसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल। इनमें से कौन आवश्यक अधात्विक खनिज है जो आवश्यक है लेकिन अधात्विक है? पहला है कोल, सिलिका, क्ले, सीमेंट। कोयला, सिलिका, मिट्टी, सीमेंट। दूसरा है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। सोना, प्लेटिनम, चांदी। ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल। ग्लेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, कोयला, सिलिका, मिट्टी और सीमेंट। कोयला, सिलिका, मिट्टी और सीमेंट। कोल, सिलिका, क्ले एंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड दैट इंडिया शुड आइडली हैव। आदर्श रूप से भारत के पास वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो दोस्तों अनुमानित प्रतिशत होना चाहिए 33%। ऑप्शन डी सही है, 33%। ये इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, इससे पहले आई थी 2019 में, हर 2 साल में आती है। तो इसमें दिखाया गया है कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, इस समय जो फॉरेस्ट की स्थिति है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर पूरे भारत में फॉरेस्ट है। 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है भारत के पास। और अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 21.71% फॉरेस्ट कवर पूरे कंट्री का है। जो जियोग्राफिकल एरिया है, जो भारत की जियोग्राफिकल एरिया है उसका 23.75% है। 2019 से 2021 तक जो इंक्रीज हुआ है 2 साल में वो हुआ है 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर, 721 कार्बन स्टॉक, 721 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर हुआ है, और 79.4 मिलियन टन इंक्रीज इन टोटल कार्बन स्टॉक। अब हमें पता होना चाहिए प्रतिशत के आधार पे मिजोरम में नंबर 1 है फॉरेस्ट कवर में, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे है, और तीसरे पे है मेघालय। तीनों नॉर्थ ईस्ट के हैं। और हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से है मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे है, और छत्तीसगढ़ नंबर 3 पे है। अरुणाचल प्रदेश हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया में भी है और हाईएस्ट स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर में भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एक्सटेंसिव नंबर ऑफ चेन्स इंटरलिंकेड इन ए इकोसिस्टम फार्म से टुगेदर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला एक साथ बनती है, उसे फूड चेन कहते हैं, या खाद्य श्रृंखला, फूड वेब, या खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल, कार्बन साइकिल कहते हैं या नाइट्रोजन साइकिल। तो दोस्तों इसे कहते हैं खाद्य जाल या फूड वेब। ये है फूड वेब। देख लेते हैं फूड वेब क्या होता है। देखिए ये कई खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं, यहाँ से एक खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य श्रृंखला, और बीच में एक खाद्य श्रृंखला इधर गई और इधर गई। तो ये कई खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से एक जाल का बन गया है, एक वेब बन गया है। तो इसी को कहते हैं फूड वेब, फूड वेब।
खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करते हैं जिसे खाद्य जाल कहते हैं। इसमें खाद्य ऊर्जा का प्रभाव विभिन्न दिशाओं में होता है। एक खाद्य श्रृंखला का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला से होता है। विभिन्न पोषण स्तर से भोजन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दीज एलिमेंट इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? नाभिकीय, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ऑयल, तेल या कोल, कोयला। तो दोस्तों ये है तेल या ऑयल। इसका ऑप्शन सी सही है, ऑयल। देख लेते हैं। देखिए ऑयल है कंजप्शन में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है कोयला 28%, नंबर 3 पे है नेचुरल गैस 23% और नंबर 4 पे है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और 5 और 6 बराबर है। इसमें यह है न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विच वन ऑफ दीज डज नॉट रिफर टू द डायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए संदर्भित नहीं होता है? ग्रास ऑफ ग्रेजिंग, चरने के लिए घास, गम्स एंड रेजिंग्स, गोंद और रेजिन, मेडिसन, दवा, बेम्बो फॉर बास्केट्स, टोकरियों के लिए बांस। तो दोस्तों इसका आंसर है गोंद और रेजिन, गम्स एंड रेजिन। ऑप्शन बी सही है, गम्स एंड रेजिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ दिस डज नॉट कंस्टिट्यूट टू बी ए रीजन फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। इनमें से कौन वनों की हानि का कारण नहीं बनता है? एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों का विलुप्त होना, इंक्रीजिंग यूज ऑफ सूड्स, सूड का बढ़ता प्रयोग, बिल्डिंग डैम्स एंड माइनिंग, बांध बनाना, खनन करना, एक्सटेंसिव यूजेज ऑफ फ्यूल वुड्स, ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग। तो दोस्तों एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों का विलुप्त होना इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए सही है, एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज डेज इज सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जुलाई, 10 जून, 20 अक्टूबर या 5 जून। तो दोस्तों इसका आंसर सही है, ऑप्शन डी 5 जून। और 2023 के वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे की थीम थी सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक जो प्रदूषण है उसका हल निकालने के लिए ये थीम थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग कैन बी फाइंड ब्रेकिस वाटर इकोसिस्टम। ब्रेकिस वाटर इकोसिस्टम, इनमें से किसमें हम खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं? तो ये वेटलैंड्स में, स्ट्रीम्स में, डेल्टा में या कोस्टल सालों में, तटीय उतले में। तो दोस्तों ये पाया जाता है डेल्टा में। ऑप्शन सी सही है, डेल्टा। अब देख लेते हैं ब्रेकिस वाटर होता क्या है। देखिए व्हाट इज ब्रेकिस वाटर। ब्रेकिस वाटर इज वाटर दैट इज साल्टर देन फ्रेश वाटर। जो भी फ्रेश वाटर होता है, जिससे फ्रेश वाटर है तो इससे ये साल्टर है, नमकीन है। बट नॉट साल्टी एज सी वाटर, लेकिन उतना नमकीन नहीं है, उतना खारा नहीं है जितना कि समुद्र का पानी है, ज़्यादा साल्टी है। तो इनके बीच का जो ये पानी दिखाया गया है ये ब्रेकिस वाटर होता है। कभी कभी होता क्या है कि जो डेल्टाओं में भूमि होती है उसमें नल लगाए जाते हैं, तो जब नल ज़्यादा गहरे हो जाते हैं तो उसमें से खारा पानी निकलने लगता है, खारा पानी निकलने लगता है। तो वो क्या होता है, वो फ्रेश वाटर को पार करके ब्रेकिस वाटर में चले जाते हैं। तो ये होता है ब्रेकिस वाटर। जो साधारण जल होता है, साफ जल, उससे तो खारा होता है लेकिन समुद्र के पानी से कम खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ड्रग इज एसोसिएटेड विद द टी और कॉफी प्लांट सोर्स। इनमें से कौन सी औषधि चाय या काफ़ी पौधे के स्रोत से संबंधित है? कैम्फर, कपूर, कैफीन, थ्रोनेपिल, सेब काटा, ओपियम, ओपी, अफीम, पोस्ता। तो दोस्तों ये है कैफीन। ऑप्शन बी सही है, कैफीन। अब देख लेते हैं कि इसमें कितनी कैफीन पाई जाती है। देखिए कॉफ़ी जब हम पीते हैं उसमें 96 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। ब्लैक टी होती है जिसमें 80 ग्राम में 47 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। ग्रीन टी में 28 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। सोडा में 22 mg कैफीन पाई जाती है। और जो एनर्जी ड्रिंक हम पीते हैं उसमें 29 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। तो कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, सोडा वाटर, एनर्जी ड्रिंक सब में क्या पाया जाता है? कैफीन पाई जाती है। ठीक है।